नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, पवार के घर पर जुटे विपक्षी नेता, बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी की तैयारी। पिछड़ों को साधने में जुटे योगी अचानक केशव मौर्य के घर पहुंचे। मोदी की बैठक में धारा 370 का मुद्दा उठाएंगे उपकार गठबंधन के नेता। राहुल ने कहा, कोरोना से गई 90% जानें बच सकती थी, सरकार को चेताया। मानवाधिकार आयोग करेगा बंगाल हिंसा की जांच, निष्पक्षता पर सवाल। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के घर पर आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक चल रही है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण राष्ट्र मंच नाम के संगठन की ओर से भेजा गया है, लेकिन ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि एनसीपी के मुखिया शरद पवार इसकी मेजबानी कर रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं शरद पवार ने भी ये साफ किया है कि ये बैठक तीसरे मोर्चे को कायम करने के लिए आयोजित नहीं की गई है और इसमें ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन एक साथ इतने नेताओं के जुटने को एकमात्र हल्की फुल्की चर्चा नहीं माना जा रहा है, वो भी ऐसे समय पर जब तीसरे मोर्चे की चर्चाएं तेजी पर हैं। उधर तीसरे मोर्चे की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कोई तीसरा या चौथा फ्रंट वर्तमान सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि विपक्षी दलों के बनने वाले संभावित तीसरे या चौथे मोर्चे से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तीसरा या चौथा मोर्चा के फार्मूले को पहले भी आजमाया जा चुका है, ये पुराना पड़ चुका है और चालू दौर की राजनीति के लिए फिट नहीं होता है। बता दें, शरद पवार से प्रशांत किशोर की एक हफ्ते के भीतर 2 मुलाकातों के बाद तीसरे मोर्चे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो ये तो बहुत साफ दिख रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद विपक्षी दलों को कुछ ऊर्जा मिली है, कोई उम्मीद मिली है, जिसकी वजह से अब वो एकजुट हो रहे हैं। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत ही नहीं, नरेंद्र मोदी की एक करारी हार भी हुई थी और कोरोना काल में नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की बहुत छीछा लेदर हो चुकी है। उसकी नाकामियों के बड़े बड़े किस्से अब मशहूर हो चुके हैं। तो अब ऐसे में एक मौका विपक्षी दल देख रहे हैं कि जब एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लिए तैयारी कर सकते हैं और यही छोटी छोटी मीटिंगें बाद में जाकर बड़े किसी पहल का हिस्सा बन जाती हैं। तो राष्ट्र मंच के नाम से, जो कि 2018 में बनाया गया था, ये यशवंत सिन्हा और दूसरे नेताओं ने बनाया था। उसका मकसद कुछ ऐसा नहीं था कि विपक्षी दलों को का एकजुट करेंगे इसके बहाने, लेकिन उस मंच पर विपक्षी एकता की चर्चा करना और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जो केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो उसकी नाकामी से जुड़े हुए हैं, उसकी लापरवाहियों से जुड़े हुए हैं, ये एक सिलसिला शुरू किया गया था। और अब उस मंच के जरिए विपक्षी दलों को करीब आने की कवायद, लाने की कवायद भी अगर हो रही हो तो हैरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी तमाम दल नकारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर गैर बीजेपी नेता ही आमंत्रित किए गए हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस बैठक में अभी शामिल नहीं हो रहे हैं। अलबत्ता लेफ्ट के भी इक्का दुक्का नेता ही उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत है और ये निश्चित रूप से ये गति पकड़ेगी आने वाले दिनों में। प्रशांत किशोर का ये कहना काफ़ी हद तक सही है कि तीसरे चौथे मोर्चे की बात अब बेमानी हो चुकी है, क्योंकि उसकी वो क्रेडिबिलिटी, वो साख नहीं है। अब कुछ नया आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, लेकिन वो आउट ऑफ बॉक्स क्या हो सकता है, कैसे एक फ्रंट खड़ा किया जा सकता है, एक विकल्प देश को दिया जा सकता है मोदी सरकार के खिलाफ, ये एक अभी उसका कोई खाका तैयार नहीं है। उसके बारे में कुछ अगर कि प्रशांत किशोर के दिमाग में हो या ममता बनर्जी के ख्याल में हो तो और बात है। एक फेडरल फ्रंट की बात ममता बनर्जी करती रही हैं, लेकिन ये जो पहल हो रही है उसका क्या मकसद है और वो कितनी दूर तक जाएगी, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है।
अगली खबर लेंगे, लेकिन उसके पहले दो छोटी छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो ये है कि आप तुरंत सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि उसके ज़रिए आप सत्य हिंदी की आर्थिक मदद कर सकते हैं। और सत्य हिंदी को आर्थिक मदद की दरकार भी है, क्योंकि वो न तो कारपोरेट से पैसे लेता है और न ही सरकार का मुंह जोता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि तुरंत इस वीडियो के साथ दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप जाइए और उसको सदस्यता ग्रहण करने का अनुरोध आपसे फिर कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है और वो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। आप उसके जरिए कृपया वो काम भी कर लीजिए। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंच गए। ऐसा उन्होंने 4.5 साल में पहली बार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली है। वैसे तो इस बैठक का कारण कुछ दिन पहले हुई केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी बताया जा रहा है, लेकिन इसके सियासी मतलब अधिक निकाले जा रहे हैं। कहा जाने लगा है कि योगी अब 4 साल बाद पिछड़ों को साधने में लगे हुए हैं। इसके अलावा मौर्य के आवास पर आज कोर कमेटी का लंच भी था। इस दौरान संघ के कृष्ण गोपाल सहित भाजपा कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। ये इसी बीच मुख्यमंत्री योगी भी वहां पहुंच गए। बता दें कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अभी योगी के नाम पर बीजेपी में दुविधा है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि चुनाव किसके नाम पर लड़ा जाएगा, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। जबकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव कह चुके हैं कि चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। तो अभी भी ये साफ है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे को काटने की कोशिशें हो रही हैं। और केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते शुरू से ही खराब रहे हैं, और ये होना भी था क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे पिछले चुनाव में, और उनका हिस्सा उठा के सीधे योगी आदित्यनाथ को दे दिया। और योगी आदित्यनाथ ने इन 4.5 सालों में केशव मौर्य को जितना परेशान करना हो सकता है, वो संभव था, परेशान किया, उनको बेइज्जत भी किया, क्योंकि उनको ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया। तो केशव मौर्य नाराज हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार उनको प्रोजेक्ट किया जाए। उनकी आंतरिक इच्छा यही है और वो भावी मुख्यमंत्री बने। और चूंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनकी पैठ है थोड़ा पिछड़ा वर्ग में। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और पिछड़ों के वोटों से ही की मदद से ही पिछली बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी बीजेपी। तो अगर ये पिछड़े वर्ग के नेता नाराज होते हैं और उसका मैसेज जनता में ये जाता है कि पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, एक तरफ ठाकुर योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण उनसे नाराज चल रहे हैं, और तीसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग भी मान के चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि सत्ता में उनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है, तो इसका नुकसान हो सकता है। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की तरफ से हो रही है। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ को कहा गया होगा कि आप केशव मौर्य के घर जाएं, वैसे अन्यथा वो अहंकारी नेता हैं, ऐसे वो आप खुद जाने से रहे। तो वो ये देख रहे हैं कि उनको उनकी ज़रूरत है, और ज़रूरत में तो गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो वो योगी यही कर रहे हैं कि केशव मौर्य की उनको ज़रूरत है और उनको वो साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कोशिश हो रही है लोगों को, नेताओं को आपस में मिलाने की, इसमें संघ परिवार कितना कामयाब होता है ये देखने की बात होगी। अगली खबर लेते हैं। गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को ऐलान किया कि 24 जून को होने वाली बैठक में उनके साथ ही महबूबा मुफ्ती और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता मोहम्मद तारिगामी भी हिस्सा लेंगे। गुपकार के नेताओं ने कहा कि वे बैठक में वे सब मांगेंगे जो उनका हक है, यानी वे धारा 370 और 35A की बहाली का मुद्दा भी उठाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में भाग लेने की पुष्टि कर दी है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा की बहाली का मुद्दा इस बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा, लेकिन कांग्रेस के इस नेता ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली पर कुछ नहीं कहा। क्या इस मुद्दे पर वो जोर देंगे? इस सवाल के जवाब में आज़ाद ने पत्रकारों से कहा कि सबसे पहली डिमांड स्टेटहुड की होगी। विधानसभा के पटल पर भी इसका वायदा किया गया था और ये पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, एलजी वाला राज्य नहीं। समझा जा रहा है कि इस दौरान केंद्र सरकार का पूरा जोर फिलहाल इस पर होगा कि विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हो, यानी विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण फिर से कर दिया जाए और उसके बाद फिर उसके आधार पर विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। तो एक एजेंडा केंद्र सरकार का है, एक एजेंडा गुपकार अलायंस के नेताओं का है, पार्टियों का है, और ये एजेंडा आपस में क्लैश भी कर सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक कुछ मोटी सहमति हुई है कि इसी आधार पर ये इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ज़रूरत भी है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना की राजनीतिक प्रक्रिया उसने शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साथ भी उसकी बातचीत चल रही है, तालिबान के साथ भी बातचीत चल रही है, तो कश्मीर में भी बातचीत कर वो मामले को थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ दिखाना चाहता है। इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि डिलिमिटेशन के जरिए, परिसीमन के जरिए कुछ इस तरह का खेल हो जाए कि बीजेपी फिर सत्ता में आ जाए। ये बीजेपी का और केंद्र सरकार का एजेंडा निश्चित रूप से होगा। अगर परिसीमन हुआ तो ये माना जा रहा है कि जो जम्मू क्षेत्र की सीटें हैं उनमें 7 सीटों का इजाफा हो जाएगा और वो 44 सीटें हो जाएंगी। तो 46 सीटें घाटी की हैं, कश्मीर घाटी की हैं, 44 यहाँ की हैं, और इसमें बीजेपी खेल कर सकती है। अगर यहाँ से ज़्यादा सीटें जीत ले और कुछ जो सज्जाद लोन वगैरह कुछ ऐसी पार्टियाँ और नेता हैं जो कि बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं, तो उनके साथ मिलकर सरकार बनाई जाए और फिर जम्मू कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज करना है, आबादी में चेंज करना है, मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए कार्रवाई करनी है, उन इलाकों में हिंदुओं को बसाकर जैसा इजराइल ने किया है उस तरह की हरकत करने का इरादा केंद्र सरकार का एजेंडा हो सकता है। तो अब इस एजेंडे को समझते हुए गुपकार अलायंस के नेता इस बैठक में क्या करते हैं, किस पर सहमत होते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि धारा 370 का मुद्दा उठेगा ज़रूर, मगर उस पर कुछ आगे बात नहीं होने वाली, क्योंकि केंद्र सरकार उस पर हिलने वाली नहीं है। 35A का सवाल भी बहुत उलझा हुआ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा बहाल करने का वायदा सरकार कर दे, क्योंकि वो उसने इस सौदेबाजी के लिए इस गिफ्ट को बचा कर रखा हुआ था, तो वो ये ऐसा कर सकता है। देखते हैं बैठक में क्या होता है। अगली खबर लेते हैं। राहुल गांधी ने आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना महामारी के कारण देश में हुई बर्बादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। कोरोना से हुई तबाही पर श्वेत पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मरे लोगों में से 90% लोगों को बचाया जा सकता था। उनकी मौत के लिए सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी रही। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आंसू पीड़ित परिवारों के आंसू नहीं पहुंच सकते हैं। पीएम के आंसू लोगों को नहीं बचा सकते, लेकिन ऑक्सीजन बचा सकती थी। पीएम ने इसको गंभीरता से नहीं लिया है और उनका सारा ध्यान बंगाल के चुनाव पर रहा। इसके साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा बताए जा रहे आंकड़ों से 5 से 6 गुना अधिक लोगों की मौतें कोरोना से हुई हैं। राहुल गांधी ने तीसरी लहर को लेकर भी एक बार फिर मोदी सरकार को चेताया है। राहुल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो काम और जिन आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरी लहर में नहीं की गई, वे सभी काम तीसरी लहर में किए जाने चाहिए। तो राहुल गांधी लगातार सरकार को चेताने का काम करते रहे हैं, लगातार सरकार को ये बताते रहे कि अगले स्टेप पे क्या करना चाहिए, किस तरह से कोरोना को हैंडल करना चाहिए, और ये संयोग की बात कहिए या जो भी आप समझें,
राहुल गांधी की हर भविष्यवाणी सही निकली है और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है और बाद में सरकार ने उनकी जितनी भी दी गई सलाहों का, जिसका पहले उसने मजाक उड़ाया, उनको पालन करने के लिए आगे भी बढ़ी है और उस पर अमल भी किया है। तो ये एक दिलचस्प बात रही है और राहुल गांधी ने ये पहल अब और आगे बढ़ा दी है। एक तरफ उन्होंने श्वेत पत्र जारी कर दिया है, उस श्वेत पत्र में उन्होंने सरकार की सारी नाकामियों का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि अब क्या करना चाहिए। उनका सबसे ज़्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम करने पर है, इस श्वेत पत्र में ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने का है और बड़े पैमाने पर देश भर में वैक्सीनेशन करने का है। ये इस पर उन्होंने फिर से जोर दिया है। तो ये एक विपक्षी नेता के नाते वो ठीक कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं देखी जानी चाहिए और सरकार को भी इसे थोड़ा बड़े दिल के साथ, बड़े खुले दिमाग के साथ लेना चाहिए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक समिति गठित की है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये समिति चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच करेगी। समिति की अध्यक्षता मानवाधिकार आयोग के सदस्य राजीव जैन करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें उसने जांच को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से वापस लेने की मांग की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद ही ये समिति बनाई गई है। एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड अरुण मिश्रा ने इस समिति का गठन किया है। तो कई चीज़ें हैं। ये बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, उसे एक तो हिंसा हुई है, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसको अनुपात से ज़्यादा हवा दी गई है, प्रोपेगेंडा किया गया है बीजेपी के द्वारा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के द्वारा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता हाई कोर्ट ने भी ऐसा लगता है कि पिछले कुछ निर्णयों से कि वो भी बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है, राजनीतिक प्रभाव में है और ऐसे निर्णय दे रहा है जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो ये मानवाधिकार आयोग से संबंधित निर्णय भी कोलकाता हाई कोर्ट का ही था और ये भी हम जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब अरुण मिश्रा हैं, जो कि एक तरह से कुख्यात रहे हैं अपने कार्यकाल में, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका रहा है। जिस तरह के उन्होंने फैसले सुनाए हैं उन पर लगातार सवालिया निशान लगते रहे हैं। तो ऐसा मानवाधिकार आयोग किस तरह की जांच करेगा, किस तरह की रिपोर्ट देगा, ये आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जांच हो रही है। जांच के नतीजों से हम अभी से वाकिफ़ हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका भी काउंटर ममता बनर्जी करेंगी। हो सकता है कि वो राज्य के स्तर पर एक अलग जांच आयोग बिठा दें और वो जांच करके एक रिपोर्ट दे। वो दूसरे तरह की रिपोर्ट होगी, वो जाहिर है कि ममता बनर्जी के फेवरेबल रिपोर्ट होगी। तो हिंसा हुई है, हिंसा की सही जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो जांच है ये पक्षपातपूर्ण होने की आशंका बनी हुई है, चाहे मानवाधिकार आयोग करे चाहे राज्य सरकार करे। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। इस पूरे वीडियो पर इस पर कमेंट भी आप करते हैं, मुझे जान पता है और मैं उनको देखता भी हूँ। उम्मीद है कि आप और भी कमेंट करेंगे ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।